मैं नाज़िमाबाद में ये इवेंट हो रहा था, मैं नाज़िमाबाद आया था और मुझे सिर्फ आने का पता था, वापस जाने का पता भी नहीं था मैं वापस कैसे जाऊँगा। ठीक है, ना मेरे पास बाइक थी, ना कोई ऐसे दोस्त थे जो उस टाइम पर जो मुझे ले जाए, बस इतना पता था पहुँच जाओ बाकी देखा जाएगा। तो मैं वहाँ चला गया, उस इवेंट पर भी गया और मैं वेट करता रहा। हर एक सिंगर के बाद में कहता था कि यार अब मेरा नंबर आएगा, अब मेरा नंबर आएगा, और एंड में इवेंट ख़त्म हो गया। लास्ट परफॉर्मेंस चलने वाले, ये आखिरी है, बस हमें ख़त्म करना है, ये हो गया, वो हो गया। तो ठीक है, मैं बहुत रोया था उस दिन वापस आते हुए रास्ते में। फिर घर आया, खाना खाया, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही अहम शख्सियत, जीम से जाफ़र शाह उर्फ मदारी। इतने सारे नाम आप कैसे जगल करें इतने सारे नामों के साथ, एंड ये सारे नाम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले तो ये बताएं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और यार कुछ भी बुलाओ, बस प्यार से बुलाओ। किसी ने जाफ़र कहा, किसी ने जीम से जाफ़र कहा, किसी ने मदारी कहा, चले। चलते चलते चल गए सारे नाम। वैसे मेरा नाम जाफ़र है, पूरा नाम है सैयद जाफ़र हुसैन शाह। वाह। तो फिर इंस्टाग्राम थोड़ा डिजिटल पर्सनालिटी वैसे ही जब बनना शुरू हुई तो उस टाइम इंस्टाग्राम पे मेरा जो पहला यूज़र नेम था वो था जाफ़र.शाह1 विद 200 फॉलोअर्स। वाह। तो बस व्हेन वाज दिस, व्हाट ईयर? लाइक 2018। 2018। वाह। यस। सो 200 से 28 समथिंग के का सफ़र। तो अभी तो पता नहीं कितने 1,28,000 होंगे या अच्छा। कुछ, आई काउंट। डोंट नो। पता ओके। नहीं, इतना मैं ओके। देखता नहीं हूँ डिजिटल रिफ्रेश कर करके। सही। बट एट द सेम टाइम डिजिटल इज almost the same as reality today. It's very important, is it not? Especially since you're juggling so many professions. You're a comedian, you're a traveler, you're a singer. What are you not? मतलब इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ अपनी ऑडियंस को दे रहे हैं, सो ऑब्वियसली आपका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। मैंने देखा है काफ़ी लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी चीज़ों पे कमेंट करते हैं, कॉन्स्टेंटली आपके साथ लूप में रहते हैं। सो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इट इज़ इन टुडेज डे एंड एज? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये बिल्कुल कहकर अपने आप को एक वो थोड़ी सी इस तरह की बातें मैं बिल्कुल नहीं करूँगा कि नहीं यार इन चीज़ों को से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये वो, ताकि मैं कूल लगूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है आप जितना मार्केट में। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कि इतना ज़्यादा भी उसको सर पे ना चढ़ाया जाए कि डेली वीडियो अपलोड करो, डेली बात करो, डेली कुछ करो, कि बस इस पे एक्टिव रहना है। ये मैं अपनी बात करूँगा। मेरी इस पॉडकास्ट में या किसी पॉडकास्ट में कहीं भी जो भी बातें होती हैं वो मेरे लिए सही है, मैं किसी को करने को नहीं कह रहा। तो मेरा ज़्यादातर यही होता है कि यार अगर वीडियो बनाइए अच्छी लग रही तो अपलोड कर दो। ठीक। इसलिए अपलोड नहीं करो कि यार कुछ अपलोड करना है इंटरनेट पे। और कोई स्टोरी बनाइए, कुछ कहीं किसी जगह कुछ जगह अच्छी लग रही है ट्रैवल करते हुए तो अपलोड कर दो। अगर किसी ने कुछ बनाया है रिपोस्ट का अच्छा लग रहा है तो रिपोस्ट कर दो। किसी को टैग करना है तो कर दो, नॉट फॉर लाइक कि यार करना ही करना है। फॉर द सेक ऑफ इट। हाँ, तो खुद अच्छा लग रहा है तो कर दो। मैं थोड़ा डिजिटल को उस तरह लेके चलता हूँ, बट ज़रूरी भी है। जितना हमारी वीडियोज़ और जितनी हमारी चीज़ें लोगों में मकबूल होती हैं, लोग जितना उनको पसंद करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली हमें इवेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं, हम कॉन्सर्ट्स करने लगते हैं और लोग हमें पहचानने लगते हैं। that is actually very interesting because आपका सफ़र, if I'm not mistaken, शुरू म्यूज़िक से नहीं हुआ था, right? आपका सफ़र शुरू हुआ था कॉमेडी से। यस Yes. How did that transition to this? यार, अगर आप इस सवाल को ऐसे करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि म्यूज़िक से शुरू नहीं हुआ, हर चीज़ शुरू म्यूज़िक से ही हुई है। Okay. मतलब कि जब मैं स्कूल में था तो वो होता है ना, स्कूल में आपके टीचर पूछते हैं आपसे। मैं मेट्रोविल साइड एरिया कराची में एक जगह है, मेरे ख्याल से मैं वहाँ वाहिद लड़का था स्कूल में, क्या पूरे एरिया में, जो क्लास में ये कहता था बड़े होकर सिंगर बनूंगा। फिर मुझे मार पड़ती थी। तो बाकी सारे बच्चे जो है, किसी को फ़ौजी बनना था, किसी को पायलट बनना था, किसी को क्रिकेटर बनना था, किसी को अब्बा के दुकान कपड़े की दुकान में बैठना था, सबका अपना अपना कुछ था। तो मुझे सिंगर बनना था। तो वहाँ से और तो कुछ आता नहीं था, तो बस बचपन से बनना सिंगर ही था। बट आपको बहुत कुछ करना पड़ता है इसलिए, बिकॉज ताकि आप और कुछ बहुत कुछ सीख सकें। तो मुझे 2015 में एक अपॉर्चुनिटी मिली विद द ट्रूप कॉल्ड द भांड्स।
शहजाद ग़ियास शेख, हसन बिन शहीर एंड अमतुल बवेजा, अब्दुल अहद, इन लोगों के साथ 2015 में पहली बार मुझे इम्प्रोव कॉमेडी सीखने का मौका मिला इन लोगों के साथ, इन टैलेंटेड लोगों के साथ। तो मैंने इम्प्रोव कॉमेडी सीखा, फिर शहजाद भाई के साथ मैंने स्टैंड अप कॉमेडी किया, तो मुझे पहला स्टेज वो मिला। तो उससे पहले भी मैंने परफॉर्म लाइक बहुत छोटी छोटी जगहों पे किया था, बट ये वाला वो टाइम था जब मैंने बेहतर ऑडियंस के सामने बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया। उससे आई लर्न अ लॉट अबाउट द स्टेज, माइक, ऑडियंस, माइक कैसे कंट्रोल करते हैं, ऑडियंस कैसे कंट्रोल करते हैं। तो उसका फ़ायदा मुझे आज म्यूज़िक में ही बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा कह सकते हैं। इंटरेस्टिंग। सी हम लोग जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं तो समहाउ वन आर्ट ब्लीड्स इनटू द अदर। तो मैं वही पूछना चाह रही थी आपसे कि कॉमेडी एंड म्यूज़िक, क्या ऐसा हुआ है कि द काइंड ऑफ कॉमेडी और द नेचर ऑफ कॉमेडी दैट यू डन वो आपके म्यूज़िक में भी रिफ्लेक्ट हुई हो, या आपने ऑन पर्पस उन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया? आई नो आपने हसन बिन शाहीन के साथ तो किया हुआ है, वो गाना बहुत अच्छा और बहुत लोगों को पसंद भी आया। सो हैज़ इट एवर हैपन दैट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपकी कॉमेडी आपके म्यूज़िक के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, या आप यू नो? यार आई डोंट नो, अगर थोड़ा आपने मेरा इंस्टाग्राम पे नीचे जाकर अगर देखा हो पोस्ट में, सो कुछ गाने हैं बड़े, मेरे एक गाना फेमस हुआ था जो कि बाद में एक बड़े फेमस ब्रांड ने मुझसे ले भी लिया, और वो था चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक, आजकल की मोहब्बत सिर्फ इंस्टाग्राम तक। तो ये 2018 में हमने बनाया था। तो जाहिर सी बात है, देखिए मैं आपको एक चीज़, मेरा मानना ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं ना, चाहे आपने कोई भी काम किया हो, मेरी ज़िंदगी अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी गुजरी है, जैसी भी गुजरी है, उसमें मैंने जो भी काम किया, चाहे वो थोड़े से टाइम के लिए किया हो या वो खाली कॉमेडी नहीं, मैंने नौकरियां भी की हैं, मैंने दुकानों में भी काम किया है, मैंने कहीं भी जो भी काम किया ना, वो मेरी अभी की ज़िंदगी में ना, चाहे उसका थोड़ा सा हिस्सा हो या फिर ज़्यादा हिस्सा हो, एक शब्द आती है वो बेशक वो उसमें शामिल ज़रूर है। तो कॉमेडी से मैं आजकल अगर अपने म्यूज़िक पे भी काम कर रहा हूँ, मैं इवेंट्स करता हूँ, मुझे कॉर्पोरेट इवेंट्स मिलते हैं, लोग बड़ा पसंद करते हैं। सो इट्स अबाउट कि वो जो कॉमेडी वाला एलिमेंट घुसा था ना, उसमें जो मैंने सीखा था सब कुछ, तो मैं आज इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी परफॉर्मेंस में। मतलब कि मैं एज अ इंटरटेनर लोगों को ज़्यादा पसंद आता हूँ। ठीक है, गाते हैं, वो गाना मेरे लिए चेरी, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑन टॉप, चेरी ऑन टॉप हो जाता है मेरे लिए। बट वो बीच में जो आपकी इंटरेक्शन होती है, यस, वो बहुत, जैसे अभी पिछले दिनों मैं कुछ ये नस्ट यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे थे, उनके साथ मैं कश्मीर के ट्रिप पे था, तो उन सबको ये था कि यार जाफ़र, जीम से जाफ़र हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबके दिमाग में ये था कि जाफ़र गाना, म्यूज़िक, ये सब कुछ होगा। बट हम 2-3 दिन हम साथ थे, हमने बड़ा इन्जॉय किया। बिफोर दैट म्यूज़िकल नाइट होने से पहले ही वो सब मेरे फ़ैन हो गए थे। लाइक फ़ैन बोले, दोस्त बोले, जो हम लाइक बहुत अच्छे से हम सब साथ थे। आजकल इसको रिज़ बोलते हैं, रिज़, पता नहीं, मुझे आजकल के ज़्यादा पता नहीं है। तो खैर फिर उसमें एक बंदे ने मुझे आके बताया कि यार म्यूज़िक एक हिस्सा है आपका, मुकम्मल नहीं है, म्यूज़िक आपका एक हिस्सा है। तो वो होने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी है, शुरू से ही ऐसी है। ऐसा नहीं है कि मैं बचपन में स्कूल में बड़ा इंट्रोवर्ट था और फिर बाहर में अचानक आके मुझे कॉमेडी में था ही ऐसा, मैं हूँ ही ऐसा हमेशा से। मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, अपने ही दोस्तों से, अपने मैनेजर, अपनी टीम, अपनी कंपनी से बहुत कुछ सुनना पड़ता है कि प्लीज़ आप इतना ज़्यादा लोगों के साथ ना वो इंटरेक्ट किया करें, थोड़ा अलग रहा करें, ये करें। तो मैं कहता हूँ यार ये मेरी पर्सनैलिटी, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको इससे मसले तो मसला नहीं है, आप कोई और आर्टिस्ट ढूंढ लें, मैं कोई और कंपनी। खैर हाँ, ठीक है। अगला सवाल। आपने अपनी एक वीडियो में जिक्र किया था कि यू आर आल्सो क्लासिकली ट्रेन्ड, इज दैट ट्रू? यार नॉट दैट ट्रेंड लाइक उस्ताद शागिर्द, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। मैं बिल्कुल वही वाली बात आ जाती है कि मैं बिल्कुल वो इंसान साउंड नहीं करना चाहता कि नहीं मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर गुजरता हुआ शख्स मुझे कुछ ना कुछ सिखा कर ही गया। उसमें बहुत सारे नाम हैं, उस्ताद अली हसन जिनका नाम सर फहरिस्त रहेगा मेरी म्यूज़िकल जर्नी में। मेरा गिटारिस्ट हसाम, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। मैं कुछ टाइम अलग अलग जगहों पर भी रहा हूँ, उनसे भी वहाँ से लोगों से सीखा है। तो इट्स नॉट लाइक बिल्कुल क्लासिकल ट्रेंड नहीं हूँ ये, बट लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने सीखा नहीं है। तो बहुत कुछ सीखा है बहुत सारे लोगों से।
How important is शागिर्दगी in today's day and age, यार especially for artists? I mean, यार चाहे आप म्यूज़िक लें या कोई भी आर्ट लें या कोई भी दुनिया का काम लें, शागिर्द होने का मतलब क्या है? शागिर्द होने का मतलब ये है कि आप उस इंसान को वो रिस्पेक्ट दें। आपने देखा है क्लास स्कूल में हमें एक टीचर बड़ा पसंद होता था, अब वो कितना ही मुश्किल सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ाए हमें समझ आ जाता था। आपने कभी नोटिस किया ऐसा क्यों होता था? because of the respect that यस, क्योंकि हम अगले इंसान को वो इज्जत देते हैं, उसको वो क्या कहते हैं, वैल्यू देते हैं कि भाई तू समझा ले मुझे ये चीज़, तू समझा सकता है, तू तू मुझे दे दे ये सब कुछ, तो आप उससे ले लेते हो। वही समझा सकता है जिसको आप समझते हैं कि वो आपको समझा सकता Yes, है, ऐसे otherwise we're not willing to learn as human. ऐसा ही है, तो इसलिए ज़रूरी है कि बिल्कुल आप ये अब देखें डिजिटल दौर है, मैं नहीं कहता कि आप लाजमी किसी बाबे के पास बैठ जाए और जाके धागे बंधवा लें उससे। आप इंटरनेट को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, आप देखते हैं, आपको यूट्यूब के ऊपर चीज़ें मिलती हैं, आपको कहीं पर भी मिलती हैं। दे आपको इल्म कोई भी रहे, आप उसको ले कितनी सच्चाई से रहें और आप उसको फॉलो कितनी सच्चाई से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंसानों से तो बात ही नहीं कभी की, ठीक है, वो कमरे में बैठे इंटरनेट से सीखा और बाहर निकलो तो बन गए दिग्गज। ये अलग बात है कि हाँ, एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपको लोगों से आपकी क्या बोलते हैं, जो एनर्जी है वो डबल हो जाती है। दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम लाइफ। सो ऐसा होता है, ये जो आपने एनर्जी की बात की अभी, बहुत सारे परफॉर्मेंस से मैंने सुना है कि स्टेज पे जाके वो स्टेज पे चढ़ने से पहले जितने भी नर्वस हों, स्टेज पे जाके वो एनर्जी चेंज हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल द क्राउड दैट इज चैनलिंग आपको दैट। किसने बताई ये बातें मेरे बारे में? ये बहुत सारे आर्टिस्ट ने मुझे बताई हैं। यार आप बताएं। मेरा इसके ऊपर सिंपल, मैंने नाम भी लिया अपने उस्ताद का, उस्ताद अली हसन का। जी। मेरे उस्ताद से जब शुरू की मुलाकात थी तो बहुत शुरू के दिन थे, पहली दूसरी मुलाकात होगी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जाफ़र स्टेज पे जाने से पहले डर लगता है, फटती है आपकी? मैंने बोला जी। तो उसने कहा जिस दिन स्टेज पे जाने से पहले तुम डरना छोड़ दो, उस दिन मुझे उस्ताद कहना छोड़ देना। वाह। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी थोड़ी आदत है कि मैं बातों की डिटेल में ज़रूर जाता हूँ। मैंने कहा उस्ताद बताएं, मन तक बताएं इसकी। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, और वो जवाब ये था कि आपको डर हमेशा तब लगता है जब आप उस चीज़ की वैल्यू करते हैं। जब तक आपके दिल में स्टेज का डर रहेगा, इसका मतलब आप वैल्यू कर रहे हैं कि आपको ये मौका मिला लोगों से, दुनिया से, आप उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो, आप अपना बेस्ट उसमें डालते हो। सो दैट्स वाई हर परफॉर्मेंस से पहले, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, छोटी स्टेज हो बड़ी स्टेज हो, मैं मतलब स्टेज से बिल्कुल 4 मिनट 5 मिनट पहले की जो मेरी कैफियत होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, मतलब कि इट्स वेरी डिफरेंट। मैं वो जाफ़र होता ही नहीं हूँ जो जनरली स्टेज पे नज़र आता हूँ, या स्टेज से जैसे भी आपको अभी नज़र आ रहा हूँ, तो वो एक बड़ी बड़ी डिफरेंट कैफियत होती है। हाँ, एक बार जब हम स्टेज पे पहुँच जाते हैं तो उसके बाद या तो स्टेज टूटता है या तो टांग टूटती है। चलें, दैट इज़ गुड टू हेयर। अच्छा जाफर, एक और चीज़, आपने अपनी म्यूज़िकल जर्नी में काफ़ी कवर्स किए हैं। आपका यूट्यूब मैंने बहुत एक्सप्लोर किया, आपके गाने मैंने सुने, ओरिजिनल सब्सक्राइब भी किया, सब्सक्राइब गाइस, प्लीज़ एवरीबडी सब्सक्राइब जीम टू जाफ़र। मुझे जानना था कि ये जो तनकीद अक्सर मिलती है कवर आर्टिस्ट को, खैर आपकी कंट्रीब्यूशंस भी हैं ओरिजिनल म्यूज़िक में, एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आप अपना एक गाना भी निकालने वाले हैं very soon. So तनकीद जो मिलती है वो ये है कि कवर आर्टिस्ट आर नॉट डूइंग इनफ, देयर जस्ट टेकिंग फ्रॉम द सीन, देयर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द सीन। तो ये इसके बारे में आपको क्या कहना है? मतलब यार मैं वैलिड क्रिटिसिज्म टू यार इट्स वैलिड, बिल्कुल वैलिड है। जो बंदा कह रहा है ये बात सही कह रहा होगा, मैंने कब का गलत कही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि नहीं ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है। वो कहते हैं ना कि यहाँ से देखें तो 6 लगता है, वहाँ से देखें तो 9 लगता है। गलत तो कोई नहीं, देखने का नज़रिया बदलता है सिर्फ। तो वो अपनी जगह ठीक है, आप उनकी बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे तो मेरी जगह मैं ठीक हूँ, या मेरी तरह के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। मैं ना यहाँ पे उनको डिफेंड करूँगा जो कवर्स करते हैं, ना मैं उनको लेट डाउन करूँगा जो ओरिजिनल्स करते हैं। बिल्कुल अपनी जगह वो बिल्कुल ठीक है, बट मेरा मानना थोड़ा डिफरेंट है। मेरा मानना थोड़ा डिफरेंट इस तरीके से कि डजेंट मैटर कि आप किसका गाना गा रहे हैं, आप क्या गा रहे हैं। हाँ, जब आप वो गाएं और कोई सुने तो बोले यार ये जाफ़र ने गाया है। मेरा मानना ये, मैं इस पे अगर कोई मुझे गलत कहता है तो बेशक कहता रहे, कहने वाले कहेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं थोड़ा अपनी चीज़ें सोचता हूँ, बिल्कुल अपने हिसाब से चलता हूँ। मेरा शुरू से ये था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी का गाना गा रहा हूँ या जैसा भी गा रहा हूँ,
किसी और का गाया हुआ गा रहा हूँ, चाहे वो कवर है या जो भी है, मुझे इतना पता है कि यार मैंने इसे अपना बना के गाना है। जिस वक्त मैं उसे स्टेज पे गाऊँ या मैं किसी के सामने गाऊँ, तो सुनने वाला ये बोले कि यार ये जाफ़र ने गाया, इसमें जाफ़र का एलिमेंट मौजूद है, इसमें जाफ़र का As वो, long as आप क्रेडिट दे रहे हैं उस इंसान हाँ को वो तो जिसने बनाया है, मतलब डेफिनेटली I don't think it should. डेफिनेटली। तो हम बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे ओरिजिनल गाने बनाए हैं, बट वो खैर, तो ये सीन है। Okay. तो मैं इस पे बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं बोलूँगा कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपनी जगह ठीक है। हाँ मेरे, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी मैनेजमेंट टीम है, मेरी कंपनी है, वो सब भी मुझे अक्सर हमारी इस चीज़ पे डिबेट होती है, तो मैं भी उनसे भी यही कहता हूँ कि यार आप गाना, मतलब मेरा मानना ये है, आप गाना उठाओ, अब बोलो मैं इसको अपना बनाऊँगा और बनाओ। मेरा थोड़ा सा स्टाइल थोड़ा सा ऐसा है, मैं ज़रा रिकॉर्डिंग्स और इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मैं लाइव आर्टिस्ट, स्ट्रीट परफॉर्मर हूँ ना, तो यस, तो वहाँ से शुरू किया था। आई एम दैट लाइव इंसान हूँ, थोड़ा लाइव रहता हूँ, थोड़ा लाइव में ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। लाइवली रहते हैं आप, लाइवली रहता हूँ, लाइवली रहते हैं। ओके, ऐसा ही है। तो आपकी ये जो मदारी होने की जर्नी है, ये कब स्टार्ट हुई और किस चीज़ ने इसको इंस्पायर किया? यार जब से म्यूज़िक सीन शुरू किया, ये थी तब से ही, बट थोड़ा फ़कीरी ऐसे स्ट्रीट रोग, नो स्टेज, ज़रा ये वाली चीज़ें बचपन से ही थी यार। वो ये तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी शुरू हुई हैं, इसमें तो वो भी आ जाता है, घर से आप निकलें और अम्मा आपको दही लेने के लिए भेजें और रास्ते में आपको गली के कोने पे मेरे साथ बहुत, मतलब ऐसी चीज़, ऐसे ही बनाऊँ मैं। मोहल्ले के लड़के बिठा लें यार, कहीं जाफर एक गाना सुना दे यार, एक छोटा सा गाना सुना दे, तो वो खड़े होकर वहाँ उनको गाना सुना दिया और गाना गा के मैं निकल गया। तो वो वहीं से शुरू हुआ है, तो वहीं से बना, तो वहीं से हूँ मैं थोड़ी घर में बैठा हुआ था, घर में कमरे में अकेले गाता था, और फिर अचानक से मैंने कमरे में बैठे बैठे वीडियोस बनाना शुरू कर दी, और वो वीडियोस हिट हो गई। फिर अचानक मुझे एक दिन कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि मैं तो कभी लोगों में गया ही नहीं हूँ, जो मैं लोगों से दूर दूर रहूँ, इसलिए मैं लोगों को इतना करीब, क्योंकि मैं लोगों में ही रहकर बनाऊँ और लोगों से ही बनाऊँ। हाँ, अगर मेरी जर्नी थोड़ी डिफरेंट होती है, अगर मैं कोई ऐसा आर्टिस्ट होता है जो कभी घर से निकला ही नहीं और उसने घर में ही सब कुछ किया है और वहीं से बनाया, वहीं से बन गया, वो लोगों से नज़रें चुराए, तो एक ना, खैर ये पॉइंट मैं बाद में बोलता हूँ, पर मैं भूल ना जाऊँ, खैर कोई बात नहीं, बोल दूँ, खैर बाद में बोलता हूँ। खैर, तो दैट्स वाई मदारी का आप बता रही हैं ना। हाँ, लेकिन 2019 में मुझे, आई हैव अ ट्रैवल कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह, इवेंटिका ट्रैवल्स, तो हम सब बॉयज़ बैठे हुए थे और हमने सोचा कि यार अब क्या नया करना है, तो वहाँ से हमने एक इवेंट की शुरुआत की, उसका नाम है दास्तान मदारी, जो 2019 से 2024 तक हम हर साल करवाते हैं। सो उस इवेंट की जो पहली चीज़ थी वो यही थी कि हम उसमें कोई स्टेज नहीं लगाएंगे, कॉन्सर्ट विदाउट स्टेज। एक बस ज़मीन होगी, लोग चारों तरफ बैठेंगे, कोई आर्टिस्ट एक तरफ नहीं होगा, कि वो जो एक वो होता है ना कि आर्टिस्ट का एक, यार आर्टिस्ट अलग है, स्टेज पर है और लोग सामने हैं, बस एक महफिल लगाएंगे। सो 2019 में हमने उसको इनिशिएट किया, और वो 19 से 20, 21, 22, 23, 24 हम कराची से आउट स्टेशन जाकर कहीं पर, ये दिसंबर में एक इवेंट करवाते हैं। तो वो एक कॉन्सेप्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना बड़ा हो गया है कि अब उसको हर साल हम उसका एक इवेंट करवाते हैं, और वो हर साल देखकर वो मज़ीद हर साल पिछले साल से बेहतर होता जा रहा है। तो गली के कोने में बैठा हुआ मदारी अब तकरीबन 700-800 लोगों के लिए परफॉर्म करता है, और वो मेरी ऑडियंस होती है, वो मेरे लोग होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी का बनाया हुआ कॉन्सर्ट है या कोई और आर्टिस्ट है जो वहाँ ऑडियंस लेकर आया है, या फिर ख़ूबसूरत बात ये है ना कि ये है कि बस लोग आए हुए हैं और मैं किसी इंस्टीट्यूट या किसी कॉर्पोरेट के लोगों में जाके परफॉर्म कर रहा हूँ। वो जो 500-700 लोग हैं वो आए ही उस इवेंट के लिए, उन्होंने उस सर्कल का हिस्सा बनना है। That is an achievement. या तो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सब मदारी, उधर सब गा रहे होते हैं, सब मैं थोड़ा गाता हूँ, थोड़ा उनसे गवा लेता हूँ। खैर, सो मैंने आपका सोशल मीडिया थोड़ा सा आपको स्टॉक करते हुए मैंने एक और चीज़ देखी। आपने एक पोस्ट किया था इन विच यू सेड, यू टॉक्ड अबाउट हाउ देयर वंस, आई थिंक इन 2015, आप शोज़ ढूंढ रहे थे बजाने के लिए, और एंड यू वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सिंगिंग समवेयर एंड यू वर स्ट्रगलिंग एट द टाइम, एंड कहीं आपको बुलाया गया और आप पहुँचे और आपका नंबर नहीं आया। यार ये बात है तकरीबन, that was it was very inspirational in the sense that a lot of artists today give up because उनका नंबर नहीं लगता है, right? उनका टाइम नहीं आता है, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। So
प्लीज़ वॉक मी थ्रू दैट जर्नी, वो जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आए और आपने कैसे उनको ओवरकम किया। ये बात काफ़ी पुरानी है। यहाँ तक पहुँचने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं जिस एरिया में मैं बड़ा हुआ हूँ उस तरफ बिल्कुल भी इस तरह की कोई म्यूज़िक सीन ही नहीं था। एक शहजाद भी होते थे हमारे वहाँ पे, वो अक्सर सपोर्ट करते थे कि हाँ हो जाएगा। किसी का इतना कहना ही बहुत ज़्यादा है कि होगा, अच्छा होगा। बिकॉज उस वक्त जिस जाफ़र को लोगों ने देखा था, या जिस जाफ़र को लोग देखते थे, मेरे स्कूल के दोस्त, मेरे मोहल्ले के दोस्त, तो उस जाफ़र में भी कि जाफ़र में बहुत बड़ा फ़र्क है। आज लोग मिलते हैं, बात करते हैं, साथ जुड़ने की बातें करते हैं, साथ जुड़ भी जाते हैं। थोड़ा कन्विंसिंग आसान है ना, 10 लोग जानते हैं, 11 लोग आपके बारे में बात करते हैं, आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, आपके हाथ में माइक है, लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं आपकी, तो अभी थोड़ा आसान है। उस तक कुछ भी नहीं था। तो तब लोगों का साथ जुड़ना, सिर्फ इतना कहना भी कि अच्छा हो जाए, तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो पाकिस्तान के हुए हुए जितने भी आज तक के रियलिटी शोज़ हैं, नाम ले सकता हूँ, पाकिस्तान आइडल, सुरक्षेत्र, बनो समा की आवाज़, एंड सो जितने रियलिटी शो मैं सब में गया हूँ, और मैं सब में रिजेक्ट हुआ। ठीक है, किसी के ऑडिशन पे रिजेक्ट हो गया, किसी के फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गया, और बहुत सारी लिविंग ऑन द एज, ओवर द एज, ओवर द एज मैं उसमें भी गया था, मैं वहाँ भी रिजेक्ट हुआ हूँ। तो बुरा लगता था। पाकिस्तान आइडल का ऑडिशन देकर जब मैं बाहर निकला, 2 दिन का टाइम लगा था उसमें। पहले हम एक जगह गए, वहाँ पे पूरा हमारा चलता रहा, फिर हम मेरियट में थे, वहाँ पर चलता रहा। जब रिजेक्शन के बाद मैं बाहर निकला तो मैं बहुत अपसेट था। क्या कहते हैं, उस हॉल से बाहर निकलने से लेकर सदर आने तक। मेरा दोस्त था साथ, वो मुझे बाइक पर मेरियट से उसने मुझे पिक किया और सदर तक ले गया। सदर में हमने वो बन रोड पे बन कबाब मिलते ना, हमने वो खाया, फिर मैं ठीक हो गया। बन कबाब्स डू बी हीलिंग यार मतलब कहने का मकसद ये था कि मैं इतना ही देखता हूँ चीज़ों को, सिर्फ हो गया ठीक है, अब उसको लेकर थोड़ी बैठना यार। खैर है, कोई बात नहीं, अब आगे कुछ और देखेंगे, आगे कुछ और करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे लोग मिले, झूठ बोलने वाले लोग मिले कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आपका ये बना देंगे। लेकिन ये सब अच्छा हुआ ना, मुझे बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ, मैंने आपको जैसे पहले भी एक बात बताई कि मैं लोगों में रहकर बनाऊँ ना, तो उसका मुझे फ़ायदा ही बहुत हुआ है। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे लोगों का बहुत जल्दी पता चल गया, और कौन आपका कितना कर सकता है ये भी पता चल गया। तो उसका फ़ायदा ही हुआ है मुझे अपनी आजकल की ज़िंदगी। मैं इतना उम्मीद नहीं लगाता लोगों से। कोई मुझे ये बोलते ना हाँ ये हो जाएगा, तो मैं बस अपना नमाज़ पढ़ता हूँ और दुआ करता हूँ। और मेरी दुआ, बहुत सारी दुआओं में से एक दुआ ज़्यादातर यही होती है कि या अल्लाह अगर ये चीज़ मेरे हक़ में बेहतर है तो हो जाए। तो वो होती है तो हो जाती है, ना किसी इंसान के हाथ में नहीं है मेरे लिए कुछ करना, ना कोई इंसान मेरे लिए कुछ कर सकता है। तो उससे मुझे फ़ायदा ही होता है कि मैं इतना उम्मीद नहीं लगाता हूँ लोगों से। तो जहाँ तक रही आपके सवाल, जो मैं घूम घाम के आपके वापस सवाल पे आता हूँ कि नाउमीदी क्यों नहीं हुई, छोड़ा क्यों नहीं। अक्सर लोग छोड़ देते हैं, तो मैं क्यों छोड़ूँ ना, उनके लिए थोड़ी शुरू किया मैंने तो अपने लिए शुरू किया। मैं छोड़ूंगा तब जब मेरे अपने अंदर से आवाज़ आएगी कि छोड़ दे भाई, उस दिन छोड़ दूँगा। तो लोगों के कहने से मैं क्यों छोड़ूँ अपने म्यूज़िक को, अपनी चीज़ों को। खैर है, बुरा लगा उस दिन भी। जिस टाइम की आप बात कर रही हैं, जो पोस्ट आपने पढ़ी है, उस टाइम पर मैं कराची मेट्रोविल साइड एरिया, वहाँ से मैं नाज़िमाबाद में, ये इवेंट हो रहा था, मैं नाज़िमाबाद आया था, और मुझे सिर्फ आने का पता था, वापस जाने का पता भी नहीं था मैं वापस कैसे जाऊँगा। ठीक है, ना मेरे पास बाइक थी, ना कोई ऐसे दोस्त थे जो उस टाइम पर जो मुझे ले जाए। बस इतना पता था पहुँच जाओ, बाकी देखा जाएगा। तो मैं वहाँ चला गया, उस इवेंट पर भी गया, और मैं वेट करता रहा। हर एक सिंगर के बाद में कहता था कि यार अब मेरा नंबर आएगा, और एंड में इवेंट ख़त्म हो गया। लास्ट परफॉर्मेंस चलने वाले, ये आखिरी है, बस हमें ख़त्म करना है, ये हो गया, वो हो गया। तो ठीक है, मैं बहुत रोया था उस दिन वापस आते हुए रास्ते में। फिर घर आया, खाना खाया, ठीक हो गया। देखिए, तो बात ये है ना, वो बहुत पीछे रह गई हैं वो सारी चीज़ें। तो मैं वहीं रुक जाता या छोड़ देता अपने आप को, उनसे पीछे रह जाता ना फिर। अब वो चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं। अब चीज़ें अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है, बहुत बेहतर हो गई हैं, बहुत कुछ नज़र आ गया है, बहुत कुछ मिल गया है। ऐसा नहीं है कि और कामयाबी को भी लेके मेरी ना एक छोटा सा अपने जहन में एक चीज़ ये है कि कामयाबी कोई ऐसे कोई मेजर नहीं कर सकते ना आप कि यार लो मेरा हो गया। आप हर टाइम कुछ बेहतर की तरफ ही भाग रहे होते हैं।
तो कामयाबी क्या है? मेरे लिए कामयाबी यही है कि यार मैं कोई एक ऐसा इंसान जो मुझे जानता भी नहीं है बट वो मेरा खैर ख्वाह है, वो मेरे हक़ में बेहतर दुआ करता है, मिलता हूँ तो इज़्ज़त से बात कर लेता है, तो मेरे लिए यही कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मिल गया है, और क्या करना है ज़िंदगी में। अच्छा, मुझे जानना था एक और चीज़, जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक्चुअली लोग नहीं, ये ज़्यादातर क्रिटिसिज्म मैंने आर्टिस्ट से सुना है, प्योरिस्ट जो होते हैं, प्योरिस्ट का मतलब आई एम श्योर यू नो, जो कि सोली बिलीव करते हैं दैट उनकी आर्ट और उनकी आर्ट ही सब कुछ है। And I'm sorry, but I will bring it back to that question I asked you about social media, how important it is to kind of, you know, sell yourself, and not in the derogatory way, but in the good way, कि आप अपने आप को नहीं पेश करेंगे लोगों के सामने तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। आजकल हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज़, बट उसको एक और चीज़ कहा जाता है, लोग कहते हैं ये मंजन है जो बेचा जा रहा है ऑनलाइन, राइट? So, what do you have to say about that? Do you think कि artists आज भी they can just, you know, make their art stay, you know, hidden in their rooms and not post online and still have people follow them and know their work? ओके यार, ये सिर्फ म्यूज़िक के लिए नहीं है, दुनिया की हर आर्ट के लिए ये चीज़ अप्लाई होती है। मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने म्यूज़िक बनाया, मैंने गाना बनाया, सॉफ्टवेयर में इसको रिकॉर्ड किया है, मैंने माइक में रिकॉर्ड किया है, इसका मतलब मैं रिकॉर्ड इसलिए किया कि मैं इसको खुद सुनूं, देखूं मैंने कैसा बनाया, मुझे अपना आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं गाता हूँ, मैं सुन लेता हूँ, ठीक है मैंने बना दिया। अब अगर मैंने इसको एक्सपोर्ट किया तो इसका मतलब मैं इसको अपलोड करना चाहता हूँ ना, मैं दुनिया को सुनाना चाहता हूँ। तो ये तो नहीं है कि नहीं यार मैंने अपने लिए किया है। अगर कोई कहता भी है तो चलो मैं उसको गलत नहीं कहता, ठीक है होंगे लोग, बट मैं ये सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, अपना मानना बताता हूँ कि मेरा मानना ये है कि यार अच्छा लगता है जब लोग सुनते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, हम सुनाना चाहते हैं ना यार, अभी तो गाते हैं हम। तो फिर भी अगर कोई लोग कहते हैं कि नहीं यार, मैं उनको भी गलत नहीं कहूँगा, ठीक है भाई आप अपनी जगह खुश रहें, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर तो मैंने गाना बनाया है, मैंने उसको सॉफ्टवेयर पर डाला है, मैंने म्यूज़िक डाला है, मैंने इसको एक्सपोर्ट किया है, तो उसका मतलब मैं चाहता हूँ लोग सुने और लोग मुझे बताएं कैसा है, ठीक है। हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि लोग गाना सुने और उसके ऊपर आपको फीडबैक क्या दे रहे हैं उसका आप पे असर क्या पड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने गाना बनाया जो मुझे बहुत पसंद है, तो लाजमी नहीं है कि वो 10 को सुना है 10 को भी अच्छा लगे। यहाँ आर्ट की बात आ जाती है कि अगर 10 में से 6 को पसंद आया, 4 को पसंद नहीं आया, कोई मसला नहीं है। 6 को पसंद आया, 7 में मुझे पसंद आया, 4 को पसंद नहीं आया, कोई टेंशन की बात नहीं। या 10 में 2 को पसंद आया, तीसरा में मुझे पसंद आया, काफ़ी है, मैंने 8 को मुतमईन नहीं करना। यहाँ बात आर्ट की आती है। बट अक्सर लोग ये वाली बात करते हैं ना कि नहीं यार हमने किसी को सुनाया ना नहीं है, मैंने बस अपने लिए बनाया है, मैं बस इसको अपने पास रखूँगा और ये वो। तो अगर ऐसा है तो फिर आप उसको अपलोड भी ना करें ना। अगर आप उसको अपलोड करें तो इसका मतलब चाहते हैं अक्सर, मतलब आई एम सॉरी यार अगर किसी आर्टिस्ट की दिलादारी हो रही है कुछ, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। बट अगर मैंने ज़्यादातर लोगों को, आप किसी ऐसे गाने के बारे में ये बात नहीं सुनेंगे जिस गाने को 100 बिलियन या 10 मिलियन व्यूज़ हो गए, सही है। किसी ऐसे आर्टिस्ट को देखा आपने जिसकी गाने के 10 मिलियन व्यूज़ हो गए और वो ये बात बोले मैं नहीं चाहता था कि गाना बहुत सारे लोग सुने, ठीक है। वो क्योंकि उसने बनाया सुनने के लिए था, वो लोग सुन चुके हैं और हो चुका है। और जहाँ तक रही आपकी वो मंजन वाली बात, कंटेंट, हाँ खैर, तो अगर आप डिजिटल आ गए हैं, आपने अपना प्रोफाइल बना लिया है, ख़ुद से बनाया, अगर आपने अपना स्पॉटिफाई बना लिया है, आपने अपना इंस्टाग्राम बना लिया है और आपने अपना फेसबुक बना लिया, अपना यूट्यूब बना लिया है, तो उसका मतलब है कि आपने लोगों के सामने रख दिया ख़ुद को, ने बता दिया हेलो जी मैं आ गया हूँ मार्केट में। तो फिर उसके बाद फिर ये वाली बातें नहीं रहती कि यार नहीं यार मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा म्यूज़िक सुने, ये मेरे लिए है सिर्फ, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोग भी होंगे बट वो बिल्कुल सामने नहीं होंगे, बट मैं नहीं जानता ऐसे लोगों को। ओके, बस यही कहना है मैंने। तो स्ट्रीमिंग के दौर में, बिकॉज आप बहुत पहले से ये सब चीज़ कर रहे हैं, how has it changed, how have things changed for you in the era of streaming? मतलब म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन कितनी आसान हो गई है, और जो पहले आपको आई एम श्योर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती होगी इन डिस्ट्रीब्यूशन, 10 लोगों के पीछे भागना पड़ता होगा, क्या वो कम हो गया है या इज़ इट स्टिल द सेम? मेरे लिए चीज़ें सेम ही है। मतलब मैं पहले वीडियो बनाता था, इंस्टाग्राम पे लगाता था, आज भी मैंने वही किया है, ठीक है। हाँ, बट मैं अब ओरिजिनल म्यूज़िक की तरफ आ रहा हूँ, बना रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरा एक गाना अभी आने वाला है, उस गाने का नाम है काश।
बिकॉज मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे पता है आप मुझे पहले से फॉलो नहीं कर रही हैं, आपने अभी अभी देखा होगा। हाँ। तो मैं एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड करता ना, काश तुम होती, तो वो काफ़ी मेरे फॉलोवर्स जानते हैं इस चीज़ को, काश तुम होती। तो उससे उसको रिलेट करते हुए एक जर्नी है, उसमें फिर मैंने गाना बनाया, उसका नाम रखा है मैंने काश, जो कि बहुत जल्द आप सुन सकेंगे। सही है, सुन, है ना, सुन लेंगे ना, है उस्मान? ठीक है, सही। तो आपने बहुत सारे गानों में बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया है। हाउ डू यू पिक एंड चूज़ कि मुझे किस आर्टिस्ट के साथ काम करना है, या ये सारे आपके दोस्त हैं हु रीच्ड आउट टू यू? हाउ डिड दैट हैपन? नहीं, आई हैव अ टीम, मैंने 50 लोगों की टीम रखी हुई है जो ढूंढते हैं लोग, मजाक कर रहा हूँ। माई फर्स्ट एवर कोलैबोरेशन, गाने का नाम तस्वीर, एंड विद तैमूर बेग। तैमूर ने मुझे मैसेज किया था कि यार जाफर भाई ये कर दे। मैं उस टाइम फैसलाबाद में था, नौकरी पेशा आदमी था उस टाइम पर मैं। तो बस वो कोलैबोरेशन हो गया और वो गाना अपलोड हो गया, अच्छा हो गया। फिर उसके बाद 2-4 लोगों ने और बोला, जब मुझे बोला बहुत सारे लोगों ने था, पर मुझे म्यूज़िक समझ में ही नहीं आता था, मज़ा नहीं आता था, तो इसलिए मैं नहीं करता था। फिर मैंने फिर एक मैजिकल चीज़ हुई काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक बॉयज़ के साथ, रहीम यार ख़ान के बॉयज़ हैं, डीलर्स करके उनका कोई इंस्टाग्राम है, अहमद नाम है बॉय का, उनके साथ एक गाना किया जिस गाने का नाम तन्हाई। बट आप मज़े की बात देखें, तन्हाई इतना हिट नहीं हुआ, बट मैंने रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद उनके स्टूडियो में एक छोटा सा गाना रिकॉर्ड किया, और वो था कभी अर्श पर कभी फ़र्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गम आशिक की तरह शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। वो हिट हो गया। तो वो एक कोलैबोरेशन काफ़ी हिट कोलैबोरेशन रहा उनके साथ। 2 कोलैबोरेशन अच्छे रहे। फिर हसन भाई के साथ हमने कोलैबोरेशन किया, और उस गाने का नाम था, क्या कहते हैं, बस ठीक हूँ मैं। तो इस तरह से बस मैंने कोलैबोरेशंस किया। कितना बकवास बोल रहा हूँ मैं। नहीं, इट्स ओके। तो ऑफ कोर्स कोलैबोरेशंस तो होती रहेंगी। अभी आपका जो नया गाना आ रहा है उसके बारे में मुझे थोड़ा सा और बताएं। व्हेन डिड यू डिसाइड कि बस अब मुझे अपना गाना निकालना है? एंड यार मैं गाने के बारे में बताऊँ आपको, या फिर ओरिजिनल गाने के बारे में बताऊँ, या स्पेसिफिक इस गाने की जर्नी की बताऊँ? इस गाने की जर्नी जो आने वाला है। ओके, अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम थोड़ा सा और ज़रा ढूंढा है तो उसमें आपको एक वीडियो मिली होगी जिसका कैप्शन है द वॉइस नोट दैट वाज नेवर प्लेड। ओके, सो उसकी एक छोटी सी स्टोरी है, तो बस वहाँ से वो। लेट्स टॉक अबाउट योर चाइल्डहुड। आपको अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से किस हद तक सपोर्ट मिली? यू टोल्ड मी के स्कूल में ऑब्वियसली जब भी आप बोलते थे कि आपको सिंगर बनना है तो मार पड़ती थी, बट आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव रही? एंड या मतलब व्हाट वाज देयर रोल? यार देखें, जब आप घर के वो वाले बच्चे होते हैं, ख़ानदान के वो वाले बच्चे होते हैं ना, जो बहुत डिफरेंट बात कर रहा हो, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आपको मिलता है वो मारपीट, और थोड़ा सा आपको मिलती है वो चीज़। ऐसा नहीं होगा कि हेलो मुझे सिंगर बनना है, अच्छा ठीक है बेटा बन जा, तो वो भी ठीक नहीं है। तो हल्का सा आपको जो एक घर से मिल रहा होता है ना थोड़ा, तो वो भी मिलना ज़रूरी है, ताकि पता तो चले कि आप उसके सच्चे कितने हैं। मैंने बोला कि मुझे सिंगर बनना है, अगर मान गए फ़ौरन घर वाले, तो क्या फ़ायदा हुआ उसका? थोड़ा सख्ती दिखाएंगे, थोड़ा मुझे मुश्किल लगेगा, वो थोड़ा मैं उस पर रुका रहूँगा, तो ही तो आगे मुझे जाके जो उससे फल मिलने वाला है, जो मज़ेदार चीज़ें मिलने वाली हैं, तो उसके तो हाँ, तो मैं डिज़र्व तब करूँगा ना जब मैं उस पर पुख्ता रहूँगा। बट मैं यहाँ पे बिल्कुल, मैं ना पॉडकास्ट वगैरह बहुत कम करता हूँ, बिकॉज द रीज़न दैट लोग ना पॉडकास्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा वो बन जाते हैं कि यार मेरा बचपन और मेरी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ना यहाँ पर ये कहूँगा कि नहीं यार सब कुछ बहुत अच्छा था, ना ये कहूँगा नहीं यार मुझे बहुत मुश्किलात हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी अम्मा सिंपल, जो सबकी माएँ होती हैं, फ़िक्रमंद कि पढ़ नहीं रहा क्या होगा इसका, तो वो अम्मा कहती रहती थी। मैंने मैट्रिक किया है, उसके बाद फर्स्ट ईयर कॉलेज तक गया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। अब्बा का सीन मेरा बचपन से बहुत क्लियर है। वो एक बात कहते थे कि हैं, अभी भी कहते हैं, तब बचपन में कहते थे कि भाई देखो ज़िंदगी में आप सोना करेंगे मिट्टी करेंगे अपने लिए करेंगे, कुछ अच्छा करोगे तो अपने लिए करोगे, ना बुरा करोगे अपने लिए करोगे। तो उन्होंने ना ज़रा फोर्स किया कि पढ़ो, ना ज़रा फोर्स किया कि ये करो, ना ज़रा फोर्स किया कि ये नहीं करो। वो सिंपल चिल रहते मस्त रहते थे। अब्बा ने कुछ थोड़ा टाइम आर्ट्स काउंसिल में थोड़ा टाइम गुजारा था, तो बस वो एक ज़िंदगी का टाइम था जब मैं सोचता था उनसे कि यार ये अगर ये वहाँ जाते हैं और ये वहाँ लोगों को जानते हैं तो ये मुझे क्यों नहीं लेके जाते, या मुझे क्यों नहीं वहाँ इंट्रोड्यूस कराते लोगों से।
तो इस चीज़ पे मैं उनसे बड़ा वो रहता था कि यार ये क्या, ये मुझे, मैं इतना ख्वार होता रहता हूँ, मैं ऐसे खुद ही ख्वारियाँ काट रहा होता हूँ, तो ये क्यों नहीं, ये क्यों मुझे कुछ नहीं करता। एक दिन मैं ऐसे ही बोल पड़ा गुस्से में ज़ोर ज़ोर से। तो उन्होंने कहा बेटा पत्थर गोल करने के दो तरीके होते हैं, एक हम जिसे हम खुद गोल करते हैं, और एक जो है ना वो ऐसे ठोकर ऐसे खा के गोल होता है ना, कि सब गोलाई में मज़ा आता है। बट ये बात उन्होंने मुझे तब नहीं बोली थी, तब वो चुपचाप चले गए थे। उन्होंने बाद में अब बोली है। कैसा? अब बस ग्रेट, गोल हो गए हैं। जब मैं गोल हो चुका हूँ बहुत गोल हो गया हूँ मैं अब तो मैं इतना गोल हो गया हूँ। खैर नहीं, देखें मैं अपने अब्बा हुजूर और मेरा बड़ा भाई जो है, मैं उनके बारे में पहले भी काफ़ी दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, मैं अब भी कहता हूँ और मैं हमेशा कहता रहूँगा कि मेरे उम्र के उस हिस्से में मुझे जो मैं कर रहा हूँ वो करने से ना रोकना ही सबसे बड़ा सपोर्ट था। ठीक है, वो कहते हैं ना कि आप किसी ने आपके लिए क्या किया, कुछ किया हुआ तो कितना भी कर ले वो कम नहीं होता। मतलब किसी ने नहीं भी ना करके आपका कितना हिस्सेदार बना, कितना साथी बना वो आपका। तो मुझे रोकना, उन्होंने रोका नहीं, रोक सकते थे अगर उस दो थप्पड़ लगा के मेरा भाई मुझे किसी काम पे लगा देता या अब्बा कहीं लगा देते, कुछ कर ले, तो मैं क्या करता, थोड़ा टाइम नाराज़ रहता, थोड़ा लड़ता वड़ता, थक हार के फिर करना पड़ता यार, तो क्योंकि फैमिली है, छोड़ तो नहीं सकते। बट ऐसा ना करना है मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट का बायस बना। अल्हम्दुलिल्लाह माय फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, और हमेशा से। तो फिर ये इतना दर्द कहाँ से आता है आवाज़ में? दर्द आता है, इम्तियाज़ पे मिलता है 12 रुपये किलो अच्छा सॉरी नहीं यार चलिए बताएं, कोई बात नहीं, कोई मोहब्बत का चक्कर है, किस चीज़ का? नहीं, कहाँ इतना से दर्द लाते हैं देखें, दर्द? इतना दर्द एक मोहब्बत से नहीं होता। अच्छा, बहुत सारी करनी पड़ती है। बहुत सारी ओके। मैं आज पिटूंगा। खैर नहीं, यार दर्द का मैं आपको बड़ा अच्छा जवाब देना चाहता हूँ, रुकें। एक चीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी पता है, मतलब मेरे जो शुरू से लोग मेरे साथ हैं, जो बचपन से मेरे साथ हैं, वो एक चीज़ की गवाही देंगे और एक चीज़ बोलेंगे कि मैंने छोड़ा नहीं कभी भी म्यूज़िक, मैंने कुछ और सोचा नहीं। ज़िंदगी के जिस पहर और जिस पल में मेरे साथ अगर कोई एक ही बंदा रहा है, मेरा कज़न है हमज़ा, वो हो गया, और भी बहुत सारे लोग हैं मतलब जिनको मेरे साथ 20-20 22 साल हो गए, तो वो इस चीज़ की गवाही देंगे कि यार हाँ, ये हमें जब से हमें मिला तब से इसके कान में, हमारे कानों में यही बजता रहा है इसका कि इसने ये करना है। तो वो जो दर्द है ना, वो बेसिकली दर्द ना ही ये है कि मुझे कोई मोहब्बत में धोखे मिले हैं, या ना कोई ये वाले कि मेरे घर पे मुझे मारे पड़ी हैं। वो दर्द इस चीज़ का है कि मैं आज जब स्टेज पे जाता हूँ तो मुझे वो अपना पुराना बचपन से पाला हुआ एक जो ख्वाब जब सच्चा होता नज़र आ रहा होता है ना, तो मैं उसकी सच्चाई को सच्चे तरीके से लोगों के सामने रखूँ। समझ रहे हैं इस बात को? बेसिकली खुशी, हैप्पी टीयर्स टर्न इनटू दैट। ये भी कह सकती हैं आप। और उसकी सच्चाई इतनी ज़्यादा है, और वो कि उसके खातिर मैंने बहुत कुछ छोड़ा अपनी ज़िंदगी में। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसे सिनेरियोज़ बने कि मेरी ज़िंदगी कुछ और हो सकती थी, चाहे वो नौकरी को लेके हों, चाहे वो किसी लड़की को लेकर हों, या वो किसी और रिश्ते को लेकर हों, कि अगर मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता या थोड़ा सा कुछ फ़ैसले कुछ दूसरे तरीके से ले लेता तो ज़िंदगी कुछ और होती आज मेरी। ठीक है, तो बट वो मैंने नहीं लिए, उसका मुझे उसकी तकलीफ़ तो रही हुई, बट किया किसके लिए? इसी के वो कहते हैं ना कि मुझे अपनी आज की ज़िंदगी पे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि यही वो ज़िंदगी है जो मैं चाहता था, इसी का मैंने ख्वाब देखा था और मैं यही करना चाहता था, तो मैं यही कर रहा हूँ। तो फिर अफसोस किस बात का है? हाँ, एक गम है, उसे लेकर ही हम चल रहे हैं कि दर्द मिला है तुझे मुझसे, सॉरी उल्टा बोल दिया, कि दर्द मिला है मुझे तुझसे, वो तुझसे नहीं मुझसे ही है, मुंसलिक मुझसे है दर्द मेरा, साथ तेरा मुझसे ही है। वाह शेरोज भाई, ये काट लेना यार तो ये सीन है यार। अगर आपको थोड़ा सा वो वाली बातें सुननी है तो मैं सुना देता हूँ। वो वाली बातें कौन सी? वो जो होती हैं बातें, वो कर लें, सुनाएं। जो रेसिपी वाली बातें होती हैं। बिल्कुल सुनाएं। वैसे ही मेरी ज़िंदगी में 2021 में कुछ बस हुआ, हो गया ख़त्म, उसकी डिटेल में हम नहीं बिल्कुल नहीं घुसेंगे। बट वो जो फ़ैसला था वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, कि यही था कि अपनी ज़िंदगी में ये सब चुनूँ या वो उस शख्स को चुनूँ। बट मैंने यही चुना जो मैं आज हूँ, तो उसकी तकलीफ़ थी मुझे। फिर वहाँ पर मैंने एक वॉइस नोट रिकॉर्ड किया, जिसको पता है उसको पता है, वो मैंने रिकॉर्ड करके भेज दिया ऐसे, बट वो सेंड नहीं हुआ।
वो वॉइस नोट, और वो सेंड नहीं हुआ। फिर 7-8 महीने गुजर गए, मैंने उस चैट का स्क्रीन रिकॉर्ड किया, और स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद मैंने उसको इंटरनेट पे अपलोड किया, और उसका मैंने जो कैप्शन था वो रखा, द वॉइस नोट दैट वाज नेवर प्लेड। ओके। ठीक है, द वॉइस नोट दैट वाज नेवर प्लेड। तो वो इंटरनेट पे काफ़ी वायरल हुआ, उसको इंडिया में काफ़ी सुना गया, और काफ़ी सारे पेजेस ने उसको अपलोड किया। आई गेस कंबाइंड अगर हम उसके व्यूज़ करें तो वो कि 70-80 मिलियन व्यूज़ उसको पड़े। तो अच्छा था, सही है। Okay. आई एम And नॉट that क्राइंग। has to do with your next song? यस। फिर ओके, हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? बहुत ज़्यादा आ रही है। सो जाऊँ मैं? खैर, हाँ That has to do with your next song? यार, सिर्फ वो गाने नहीं, मेरे गाने तकरीबन थोड़े से अधूरी मोहब्बत पे ही होते हैं। पता नहीं क्यों ऐसे लिखता हूँ मैं, मुझे अच्छा यार, अजीब है ना, कुछ इतने फ़नी है, कुछ इतने सैड है, समझ नहीं आती कहाँ घूम रही है आप मेरी शख्सियत ही पर्सनैलिटी। ऐसी है ना। बस क्या करें यार, हंसा मैं मेरे कॉन्सर्ट में आप हंसेंगे भी, रोएंगे भी, नाचेंगे भी, कितना कॉम्बो, तीनों। यही पूछ रही थी, how much of that voice note has to do with your next song? यार आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ कर रहे हो और आपको ये फील हो कि यार काश, ऐसा फील हुआ कभी आपको? होता काफ़ी है दफ़ा। काफ़ी दफ़ा। तो मेरे साथ भी ऐसी होता है कि मैं, ठीक है, मैंने खुद अपने आप को ऐसा रखा, बट बहुत सारी जगहों में मुझे ऐसा फील होता है कि यार काश, काश, मतलब जैसे कभी किसी स्टेज पे जब एक इवेंट हुआ था पॉपजिला के नाम से, रिसेंटली कराची में हुआ था, और बहुत बड़ा क्राउड था, बहुत बड़ा क्राउड था, और पूरा क्राउड जब मुझे अनाउंस किया तो जीम से जाफ़र, जीम से जाफ़र, जीम से जाफ़र की आवाज़ें मेरे कान में जा रही थी। सो वो एक मोमेंट था जब स्टेज पे चढ़ते हुए मेरे दिल ने मुझसे कहा काश, काश वो शख्स भी यहाँ खड़ा होता और ये सुन रहा होता। और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है जब मुझे तो उस कैफियत को और उस सारी चीज़ों को समराइज़ करने के लिए मैंने गाना लिखा जिसका नाम है काश, और हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसका म्यूज़िक हो चुका है, उसका म्यूज़िक वीडियो बन चुका है, और बहुत जल्द वो आप लोग सुन लेंगे। So we know that Pakistani artists आज streaming से भी कमाते हैं, live music से भी कमाते हैं. There are multiple modes of income, but because of the gaps in our live infrastructure, do you hope that in the future artists streaming से ज़्यादा कमा सकेंगे, या आपको वो potential नज़र आती है streaming में पाकिस्तान के अंदर? यार डेफिनेटली बढ़ती हुई मार्केट है अब, पूरी दुनिया में आर्टिस्ट इससे पैसे बना रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाएंगे? डेफिनेटली, बट वही गैप्स हैं। लोग हमारे यहाँ सब्सक्राइब प्लीज़ यार नहीं, मुझे देखें पैसे शैसों को, फिर भी मैं इतना ज़्यादा इसके ऊपर नहीं कहूँगा, वो तो होते होते चीज़ें होंगी, और डेफिनेटली मुझे लगता है यार बेहतर मार्केट बन पाएगी और बनेगी भी, बट डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो जाएंगी। जिन जिन चीज़ों के लिए हमें अभी भागना पड़ता है बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पीछे, और नाम ले सकता हूँ तो डिस्ट्रोकेट, तो इस तरह से आसानी हो जाएगी हमारे लिए, बाकी आर्टिस्टों के लिए। हमसे ज़्यादा वो आर्टिस्ट जो अब आने वाले हैं, जो अपना ओरिजिनल म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उनके लिए आसानी होगी। और डेफिनेटली अगर अच्छे, यार वैसे अगर आप मुझसे सिर्फ इतना पूछे ना कि यार लाइव म्यूज़िक और स्ट्रीम आप प्लेटफॉर्म पे करते हैं, दोनों में से कौन से, किस में पैसे ज़्यादा हैं, तो मैं कहूँगा कि अभी फ़िलहाल मार्केट को और अपने आप को देखते हुए कि वो डेफिनेटली लाइव म्यूज़िक है, बट इन फ्यूचर अगर चीज़ें बेहतर होती हैं और अच्छे से कंपनीज उसके ऊपर काम करती हैं जैसे अभी हैं, तो मार्केट में पैसे। Thank you so much for coming to Sonygram's Q&A Thanks, ma'am. session. We will see you soon, and best of luck with the music video. Thank you so much. Follow for more music related content only on Sonygram.